आरोग्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसका वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की तरफ क्या ऑब्लिगेशन है, क्या रिस्पॉन्स है, उसके बारे में कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम क्यों बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की? क्योंकि कोई भी अत्याचार हो, कोई भी हिंसा हो, किसी भी प्रकार की हो, तो उसका स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, वो शारीरिक हो, मानसिक हो। कई बार ये जो पीड़ित महिला है या जो भी कोई भी और विक्टिम है, कई बार खुद अस्पताल पहले आएंगे, फर्स्ट कांटेक्ट अस्पताल का होगा या उनको लाया जाता है। तो मेडिकल एविडेंस जो है वो कई इन सब जो ये सारे स्ट्रगल्स हैं जस्टिस के, उसमें मेडिकल एविडेंस डज प्ले अ क्रिटिकल रोल। दूसरा है कि ऑब्लिगेशन हेल्थ सिस्टम का ये भी है कि उनको उनकी तरफ वो केयर के नजरिए से देखें। मतलब दीज आर सर्वाइवर्स हु नीड केयर, हु नीड सपोर्ट, हु नीड ट्रीटमेंट। सिर्फ फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो हम कहते हैं इंजुरीज की, लेकिन मानसिक तौर पर भी जो उनको तकलीफ हुई है उसके बारे में भी केयर करना ये हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी है। प्लस अगर हम इसको WHO और जो इंटरनेशनल सारा एक पूरा एडवोकेसी और एक रिकग्निशन है कि इसको एक पब्लिक हेल्थ इशू का दर्जा दिया गया है। माने कि इतनी जब पॉपुलेशन में इतने लोगों पर इसका वायलेंस सहन करना पड़ता है, इतनी औरतों को, इतने बच्चों को, इतने लोगों को अत्याचार सहना पड़ता है, तो अत्याचार जो है ये कोई इंसिडेंटल नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इशू है और इसलिए प्रिवेंशन में भी हेल्थ सिस्टम का रिस्पांस रहेगा। जो लीगल मैंडेट है हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को, वो ये है कि जो मेडिको लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, आप सब काम कर रहे हैं इस इशू पे, तो MLC जो हम कहते हैं मेडिको लीगल केस बना जाता है जब भी सस्पेक्टेड वायलेंस हो। तो ये दिस इज लाइक मैंडेटरी कि कोई भी सस्पेक्टेड वायलेंस केस आप अस्पताल लेके जाएंगे तो MLC जरूर होगा। जो डाइंग डिक्लेरेशंस हैं, बर्न्स के केस में शायद कल इस पे चर्चा हुई होगी, सुसाइड्स है, होमिसाइड्स है, डाउरी डेथ है, ये सारे जो अलग अलग प्रकार की हिंसा है उन सब में डॉक्टर्स का रोल किसी ना किसी फॉर्म में डेफिनेटली इम्प्लिसिट है। फोरेंसिक और मेडिकल एविडेंस है सेक्सुअल वायलेंस के तौर पे। जो PWDVA है वो भी लीगल लॉ में कहता है कि अगर कोई महिला है जो डॉक्टर को बताती है कि उस पर घरेलू हिंसा हुई है, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भेजे। अगर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है तो उसको डॉक्यूमेंट करे। लेकिन हमारे देश में ये अभी भी इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज अ पब्लिक हेल्थ इशू। इसके कई कारण हैं, कोई गाइडलाइंस नहीं है। अभी बहुत रिसेंटली अप्रैल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइंस इशू किए हैं फॉर रिस्पॉन्डिंग टू सेक्सुअल वायलेंस, नॉट अदर्स बट जस्ट सेक्सुअल वायलेंस। उसके बारे में मैं एंड में कुछ मुद्दे रखूंगी। जो हेल्थ प्रोग्राम्स है, NRHM है, NUHM है, वहाँ कहीं भी हिंसा के बारे में कोई बात नहीं की जाती। ये पूरा जो मुद्दा है वो हेल्थ आरोग्य का जो एक बायोमेडिकल तरीका है कि कोई जर्म है, उसकी वजह से डिसीज हुआ है, फिर उसको इस तरह से ट्रीट करना है या प्रिवेंट करना है, उस ढांचे में और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नहीं बैठता है, बिकॉज दिस हैज सोशल रूट्स, इट इज टू डू विद पेट्रियार्कल माइंडसेट। तो ये वो बायोमेडिकल इलनेस मॉडल में नहीं बैठता है। तो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स का भी ये रवैया है कि इसमें हम क्या करें, तो उसकी वजह से इसको इतना मतलब इट हैज नॉट रीच द प्लेस ऑफ नेशनल पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। उससे ज्यादा प्रोवाइडर्स के खुद के एटीट्यूड्स काफी खराब है, आई कम टू दैट लेटर। और मेडिकल टेक्स्ट बुक्स जो हैं उसमें भी काफी चीजें हैं जो मतलब शायद 40 साल पुरानी है, कुछ बदलाव नहीं आया है। जस्ट टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स, जो टेक्स्ट बुक्स हैं फोरेंसिक की, उनमें इस तरह लिखा गया है। जो चैप्टर है रेप पे, मोदी टेक्स्ट बुक है विच इज कंसिडर्ड एज बाइबल। मतलब आज सुबह जुडिशियल साकेत कोर्ट में कुछ जुडिशियल ट्रेनिंग था, उसमें कहा गया कि मोदी टेक्स्ट बुक्स तो जजेस भी कोट करते हैं। मतलब दिस इज द एक्चुअल कोर्ट ऑर्डर्स इफ यू सी ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, दे कोट मोदी, एंड मोदीज बुक इज समथिंग विच इज रियली
इट इज कंसिडर्ड एज बाइबल एंड कंटेंट्स। ये अभी हमने 3 महीना पहले सारी जो मेडिकल फोरेंसिक की टेक्स्ट बुक्स हैं, कुछ 6 टेक्स्ट बुक्स हमने पूरी रिव्यू की और उन सब में रेप का चैप्टर अगर आप पढ़ें तो उसके बाद अगर डॉक्टर्स का ये रवैया है तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या माइंडसेट लेके वो लोग अपना ट्रेनिंग खत्म करते हैं। उसमें क्लियरली कहा गया है कि मोस्ट कंप्लेंट्स जो है रेप की कंप्लेंट्स ज्यादातर झूठी होती है, ऐसा उसने कहा है। दूसरे एक ऑथर ने कहा है कि रेप इज ये ऐसा गुनाह है जो सबसे आसानी से लगाया जा सकता है और बहुत मुश्किल है प्रूव करना। रेप इज एन एलिगेशन इजीएस्ट टू मेक, मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रूव। तो ये पूरा एक माइंडसेट वो सारे टेक्स्ट बुक्स में है। फिर कहा गया कि कोई भी औरत है, अडल्ट औरत है, उस पर कोई एक आदमी उस पर जबरदस्ती बलात्कार नहीं कर सकता, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। तो अभी इस तरह का अगर एजुकेशन है तो आप देख लीजिए। इट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट्स डॉक्टर्स कि आप प्रीवियस कैरेक्टर नोट कीजिए लड़की का। तो इट्स ऑलमोस्ट टेकिंग अवे फ्रॉम द प्रेजेंट इंसिडेंट। या देन दे से कि जो बिल्ट है औरत का वो नोट कीजिए, क्योंकि स्टीरियोटाइप ये है कि अगर वो वेल बिल्ट है तो उस पर तो जबरदस्ती नहीं की जाती। तो वो हाइट और वेट आप नोट कीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ डॉक्टर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलमोस्ट एज अ डॉक्टर्स आर जजेस सिटिंग देयर टू मेक अ केस ऑफ वेदर दिस इज ट्रू और नॉट। तो ये है प्रॉब्लम्स। हम एक जो पहल की थी बम्बई में अस्पतालों में एक क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर शुरू किया है, विच इज हॉस्पिटल बेस्ड, अस्पताल में है, अस्पताल के लोगों को ट्रेन किया है। ये पूरी तरह से अस्पताल में ही, अस्पताल के लोग ही सर्विसेज सारी प्रोवाइड करते हैं। ये कोलैबोरेशन था सेहत और दिलासा का। तो यहाँ पे दिलासा में ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। अस्पताल के हर अलग अलग डिपार्टमेंट से रेफर किया जाता है। वहाँ पे डीवी का एक प्रोटोकॉल है बेस्ड ऑन द लॉ एंड ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, और सेक्सुअल असॉल्ट का भी प्रोटोकॉल है जिसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। और ये जब हमने शुरू किया तो इस तक ये ऑल दिस इज देयर इन इंटरनेशनल गाइडलाइंस, हमारे लॉ में भी है, लेकिन हॉस्पिटल्स ने इसको कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो इन्फॉर्म कंसेंट क्यों जरूरी है? आप सबने कभी तो अपने जो भी आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं, आपका उनका अनुभव आपके पास होगा कि रेप केस गई अस्पताल, उसको घंटों बैठा के रखा, उसके बाद उस पर एग्जामिनेशन शुरू कर दिया, कुछ नहीं, देयर इज नो कम्युनिकेशन एंड इट इज अबाउट इन्फॉर्म कंसेंट। द लॉ expects that everything should be as per 164 CRPC clearly mandates that a medical legal examination must be conducted after informed consent. और informed consent का मतलब यह है कि जो भी होने वाला है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देना, और फिर वो प्रोसीजर और उस पूरे जो भी पार्ट्स हैं मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन के उसको वो कंसेंट करे और फिर ही एग्जामिनेशन शुरू हो सकता है। लेकिन वो हम सब जानते हैं कि वो उस तरह से नहीं किया जाता। प्रोफॉर्मास जो है उसमें 2 फिंगर टेस्ट है कि कितने फिंगर्स गए, 1 गया, 2 गया, कई, मतलब ये टोटली अनसाइंटिफिक है। इट इज इररेलेवेंट इन मोस्ट केसेस बिकॉज साइज ऑफ वजाइनल ओरिफिस का जो साइज है उससे हम कुछ नहीं बता सकते कि वो सेक्सुअली हैबिचुएटेड है या नहीं। हाइमन को बहुत महत्व दिया गया है कि हाइमन प्रेजेंट है कि नहीं। हाइमन ये भी नहीं पता कि कितनी औरतें आप बॉर्न विद द हाइमन, ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है। 1970 का लैंसेट में पेपर पब्लिश हुआ था जहां स्टडी किया था और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हाइमन इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस एट ऑल। सो हाइमन एग्जामिनेशन डज नॉट टेल यू कि दिस पर्सन हैज हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स और नॉट हैड। एंड हम सबके लिए जिस वो जानकारी, हाइमन एक छोटा सा मेम्ब्रेन है इन विमेन्स वेजाइना, इतना, इट्स लाइक अ टाइनी मेम्ब्रेन। तो उसको इतना वो मेडिकल पूरे फ्रेटर्निटी ने और उसको कैरेक्टर के साथ, वर्जिनिटी के साथ इतना ज्यादा उसको लिंकअप कर दिया है कि वो अभी जैसे सबके दिमाग में बैठ गया है अप टू कोर्ट्स। सो इट नीड्स टू बी रियली क्वेश्चन। तो वो ये प्रोफॉर्मा में हमने पूरी तरह से निकाल दिया बिकॉज नोवेयर इन द अदर कंट्रीज दिस इज बीइंग डन। WHO गाइडलाइंस जो 2002 की हैं उन्होंने क्लियरली ये सब डिलीट कर दिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? It should be stopped.
It is stopped, it has been banned. If you see the Evidence Act, it should have been stopped many years back. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेट डाउन किया यहाँ पे, और किस तरह की दवाइयाँ वगैरह देनी चाहिए। ये जो जेंडर सेंसिटिव प्रोफार्मा है उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहती हूँ कि उसका मतलब क्या है। जेंडर सेंसिटिव हम कहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो प्रोफार्मा है, जो मेडिको लीगल डॉक्यूमेंटेशन सेक्सुअल वायलेंस में होता है, उसमें डॉक्टर ने क्या नहीं करना चाहिए वो ये है कि वेजाइनल ओपनिंग का साइज लिखने का उसको कोई, he has no business, no doctor has any business commenting on the size of the vaginal opening. Comments on old tears of the hymen, मतलब अभी ओल्ड टेयर है तो उसका क्या रेलेवेंस है। अगर कोई रीसेंट इंजरी है हाइमन को तो आप लिखिए, अब वो पहले कब हुआ, क्या हुआ, उससे क्या हासिल होगा। कमेंट्स ऑन हैबिचुएशन टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब वो शी इज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली insensitive and totally irrelevant to an examination on sexual assault. Comments on build on nutrition, हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक PIL चल रहा था, उसमें कमेटी के साथ काम कर रहे थे, तो हमने बिल्ड को क्वेश्चन किया, तो उन्होंने नेक्स्ट ड्राफ्ट में बिल्ड निकाल दिया, न्यूट्रिशन डाला। फिर हमने उसको क्वेश्चन किया, फिर उन्होंने न्यूट्रिशन हटा के अभी हाइट एंड वेट डाल दिया, और अभी वो कह रहे हैं एक्सक्यूज ये कि हाइट वेट तो नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन में हाइट वेट होता है। तो हमने कहा लेकिन फोरेंसिक एग्जामिनेशन में क्यों है, वो कोई जांच जनरल जांच के लिए तो आई नहीं है, तो आप हाइट वेट फोरेंसिक में क्यों डाल रहे हैं। लेकिन अभी भी उन्होंने रिटेन किया हुआ है, और इतना मतलब इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग कि फाइनली वो चेयरपर्सन सीनियर फोरेंसिक एक्सपर्ट से हमने यू हैड एन ऑब्जेक्शन टू बिल्ड सो वी चेंज्ड इट टू न्यूट्रिशन, नाउ वी चेंज्ड इट टू हाइट, स्टिल यू ऑल आर नॉट हैप्पी। So, the basic critique of why it needs to go is just not acceptable, because, and then when we went back to the recent editions of the textbooks, we realized every book is perpetuating the same thing. Apart from that, textbooks even say that just by the examination of the breasts and the vagina, you can actually comment on whether a woman is sexually habituated or not. And the medical textbooks don't think they need to give any reference on what basis are they teaching their students this. There are no references. It is just out of their own imaginations. So they talk about pink vaginas. I really don't know what they mean by pink. I mean, there are no pink vaginas. So the focus is on history in this pro forma, because often MNC का आप अगर देखेंगे तो सिर्फ लिखा जाता है alleged history of rape. अभी रेप के कई प्रकार हैं, वो पीनो वेजाइनल है, फिंगरिंग है, ऑब्जेक्ट डाला है, नॉन पेनिट्रेटिव है, वेजाइनल ओरिफिस है, एनस है, ओरल है, कुछ उसके बारे में कुछ नहीं, सिर्फ एलिजेड हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या रेप ऐसा लिखा जाता है। तो ये प्रोफार्मा, डॉक्टर्स राइट द नेचर ऑफ असॉल्ट, वेदर इट्स पेनिट्रेटिव, नॉन पेनिट्रेटिव, वेदर देयर वर एनी थ्रेट्स, कुछ पिलाया गया था, इंटॉक्सिकेंट दिया था, उस असॉल्ट के बाद कितने टाइम के बाद वो एग्जामिनेशन के लिए आई है, कितना वक्त बीत चुका है, उसने क्या किया उस दौरान, क्या वो नहा चुकी है, यूरिनेट किया है, खुद को साफ किया है, जो भी है वो लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सब से एविडेंस बॉडी से निकल जाता है। इसमें से जो ध्यान में आया कि 45% जो थे वो केसेस उसमें पीनोवेजाइनल पेनिट्रेशन सिर्फ 45 में था, सो रेस्ट ऑफ देम वर ऑल नॉन पेनिट्रेटिव। ऑफ कोर्स अभी CLA के बाद ये पूरा बदल चुका है, बिकॉज रेप का डेफिनेशन बदल गया है। डिस्क्लोजर 45% केसेस हैड कम टू द हॉस्पिटल डायरेक्टली, माने वो उनको हेल्थ प्रॉब्लम हुआ या इसलिए उनकी माँ उनको लेके आई या वो खुद चले आए, मतलब ट्रीटमेंट के लिए आई थी, और फिर हिस्ट्री में से पता चला कि लैंगिक अत्याचार था, तो वो लोग रेप हुआ कि पुलिस स्टेशन, ये जो सारी धारणाएं हैं वैसे होता नहीं है रियलिटी में, एंड लार्ज नंबर ऑफ विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स एक्चुअली गो फॉर केयर एंड ट्रीटमेंट टू दी हॉस्पिटल्स। ज्यादातर इट वॉज नोन और ये प्लान था, मतलब ये जो पूरा है ना कि यू लूज कंट्रोल, ये दिस होल थिंग यू नो कि इट्स लॉस ऑफ कंट्रोल, वैसा नहीं है। मोस्ट ऑफ दीज केसेस वर ऑल प्लान। मेडिकल एविडेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको दिखाई दिया कि जो फिजिकल इंजरीज है वो सिर्फ 19% केसेस में थी,
और 19%। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जानना जरूर ये नोशन कि अगर लैंगिक अत्याचार हुआ है तो इट इज ऑलवेज अकम्पनीड विद ब्रूटल फिजिकल वायलेंस। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिस सर्कमस्टेंसेस में सेक्सुअल अब्यूज होता है वो सर्कमस्टेंसेस बहुत अलग होती हैं, और आप सब जानते होंगे। लेकिन ये एक नोशन है, मतलब जब वो एविडेंस और कोर्ट और वो सब में जाता है, देन दीज आर द नोशंस की बहुत फिजिकल वायलेंस होना चाहिए। ओनली 19% हैड फिजिकल इंजरीज, ओनली 38% हैड जेनिटल इंजरी, एंड दिस इज कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल एविडेंस, जहाँ WHO ने एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी किया था अक्रॉस कंट्रीज, और उन्होंने ये वो पूरे रिसर्च से पता चला कि ओनली 1/3 विमेन, वो चिल्ड्रन इंक्लूडेड नहीं थे उसमें, 1/3 विमेन हैड एनी फॉर्म ऑफ जेनिटल इंजरी। तो ये जो नोशन है कि इंजरी होनी चाहिए, हाइमन टेरी होना चाहिए, पूरा वो वेजाइना ये हो जाना, ऐसा कुछ सेक्सुअल वायलेंस में होता नहीं है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि ये जो सारी जेनिटल इंजरीज हैं वो दे आर कॉल्ड म्यूकोजल इंजरीज which heal very fast. They are difficult to see. One is that. The other is that it is also it's also very they heal very fast. तो अगर डिले हो गया तो वो इंजरीज तो विजिबल नहीं होगी। ये हमने बात की है, तो काफी मतलब मोस्ट ऑफ देम हैड क्लीन देमसेल्व्स बिकॉज दैट्स एन इमीडिएट रिएक्शन। मतलब अत्याचार होने के बाद पहली चीज है कि खुद को साफ करना। ये कोई पूरा प्रिजर्व करके अस्पताल नहीं आता है कि ये लो सीमेन और ये लो सब, ऐसा हो मतलब इट डजंट हैपन लाइक दैट। इसका इम्पैक्ट जो ये पूरे काम का हमको समझ में आ रहा है ये है कि अगर डॉक्टर्स और नर्सेज संवेदनशील रूप से पेश आए तो इट डज एड हीलिंग ऑफ सर्वाइवर्स, क्योंकि उनको अस्पताल में कॉन्फिडेंस लगता है, पूरा वो काफी टाइम वो पूरे प्रोसीजर को लगता है, सो इट डज एड हीलिंग। दे आर एबल टू सीक रिड्रेस, मतलब उसके बाद पुलिस के पास जाना, कई बार पहले हेल्थ कंप्लेंट लेके आते हैं तो उनको पुलिस के पास नहीं जाना होता है, लेकिन ओवर द पीरियड दे आर एबल टू विद इन अ डे दे डू गो फॉर FIRs। they have better integrated into the community, at least बच्चों के साथ जो हमारा कांटेक्ट है। मेडिकल एविडेंस हैज बीन बेटर इंटरप्रेटेड बाय डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स का ट्रेनिंग हुआ है तो वो लोग एब्सेंस ऑफ मेडिकल एविडेंस ज्यादा बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने रखते हैं कि फोरेंसिक एविडेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये नोशन है कि फोरेंसिक एविडेंस नहीं है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जजेस को लगता है ये तो ऑफेंस ही नहीं हुआ। ये सोच है, तो उसको बदलने के लिए डॉक्टर्स आर एबल टू एक्सप्लेन कि शी वाज मेंस्ट्रुएटिंग या इतना डिले हो गया, इसलिए कोई एविडेंस नहीं मिला, 1 महीने बाद आई थी या जो भी है। सो दैट रियली हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग द मेडिकल एविडेंस इन अ मोर साइंटिफिक वे। चैलेंजेस है, काफी रेजिस्टेंस है हेल्थ डिपार्टमेंट से, पुलिस के साथ इंटरफेस करने में बहुत दिक्कत आती है। पुलिस मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ पुलिस रिक्विजिशंस हमने पढ़े, और ये बहुत पुराने नहीं, पिछले 3 महीने के बॉम्बे के बोल रही हूँ मैं, तो हम बाकी का तो सोच ही नहीं सकते। पुलिस रिक्विजिशन में दे आस्क क्वेश्चंस टू डॉक्टर्स सच एज इज शी केपेबल ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये इस सवाल का क्या आंसर होगा, मतलब आगे आस्किंग कि उसको वेजाइना है कि नहीं, इज शी केपेबल ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब क्या है। तो इस तरह के वाहियात और एकदम totally baseless kinds of questions rule out rape. Now how is the doctor going to rule out rape? So there are these misconceptions about medical evidence. People think that ये सब scientific है और उसमें मेडिकल के लिए भेज दो, मेडिकल जांच करवा दो तो पता चल जाएगा रेप हुआ या नहीं पता चल सकता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये मुझे लगता है इवन हमारे प्रीमियर CBI से लेके सबको समझने की जरूरत है। वो रिसेंट जो यूपी का केस है उसका पेपर में आया था, CBI कहता है कि प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं they have concluded, the doctors have said they have the medical what did they say? The PM report does not conclusively prove that they were raped. Now no postmortem can conclusively prove that it is rape, because it's a provisional evidence that can only say it is suggestive, and rape is a totally legal term. So this is the kind of education required. Mandatory reporting में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी, लेकिन उससे काफ़ी तकलीफ हुई है. It is contradicting existing laws in our country, whether it is the MTP Act, whether it is the right to privacy. So those who don't want to go to the police only want healthcare. It really amounts to denial of treatment. इसमें अभी सिर्फ 2 स्लाइड्स हैं.
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक पूरे साल भर का कंसल्टेटिव प्रोसेस किया था. उसके थ्रू नेशनल गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री हेल्थ मिनिस्ट्री हैज एक्चुअली इशूड एनी नेशनल डायरेक्टिव फॉर हेल्थ सिस्टम्स. और ये गाइडलाइंस मैंने भेजी थी. आई डोंट थिंक इट सर्कुलेटेड, बट उनके वेबसाइट पे है. And I hope that the organizers can at least send the link and the PDF to everybody, because ये हम सब organizations को ये मालूम होना चाहिए कि इस तरह का गाइडलाइन है, ये प्रोटोकॉल है, और वही प्रोटोकॉल हमारे स्टेट्स में लागू करने के लिए हमको पहल करनी पड़ेगी. क्योंकि मिनिस्ट्री ने काम कर दिया, उन्होंने इशू कर दिया. अभी वो कितना स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करेंगे, बात रखेंगे, we really don't know. हमारे फेडरल सिस्टम में फाइनली इट इज अप टू स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट व्हाटएवर द सेंटर इश्यूज. तो इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑपरेशनलाइज है ये गाइडलाइंस में. देयर इज स्पेसिफिक गाइडेंस ऑन डीलिंग विद पर्सन्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स सच एज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सेक्स वर्कर्स, LGBT पर्सन्स, चिल्ड्रन, पर्सन्स फेसिंग कास्ट, क्लास और रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. तो ये अलग अलग ग्रुप्स के साथ हॉस्पिटल्स ने किस तरह से इनकी तरफ सेंसिटिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इस पे स्पेसिफिक गाइडलाइंस है एज फार एज सेक्शुअल वायलेंस इज कंसर्न. इट डिसअलाउज एनी मेंशन ऑफ पास्ट सेक्शुअल प्रैक्टिसेस. जो मैंने पहले जेंडर सेंसिटिव प्रोफार्मा की बात की, ये पूरी तरह से जेंडर सेंसिटिव प्रोफार्मा है. और इसमें ये सब जो मुद्दे थे जिससे स्टीरियोटाइपिंग होता था औरतों का और उनके पास सेक्सुअल हिस्ट्री का, वो सब निकाल दिया गया है. और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस तरह से एविडेंस लेना चाहिए, कौन से केस में क्या लेना चाहिए. अभी सिंपल सी बात है कि नेचर ऑफ असॉल्ट जब तक आप नहीं जाने, उसके बिना यू कैन नॉट डिसाइड कौन सा स्वॉब लेना है. अगर वो कह रही है कि एनल इंटरकोर्स है तो वेजाइनल स्वॉब का कोई मतलब नहीं है. तो इस तरह का स्पेसिफिक साइंस बेस्ड अप्रोच है ये पूरे गाइडलाइंस का. ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट द मिनिस्ट्री हैज एक्सेप्टेड कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देने का ऑब्लिगेशन इज विद डॉक्टर. तो अगर डॉक्टर के पास टाइम नहीं है तो वो अपने फैसिलिटी में किसी और को जिम्मेदारी दे, लेकिन साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है. और वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज वेरी मच इन लाइन विद आपने जो बात कही कि वो कोई बहुत रेप ट्रॉमा सिंड्रोम और वो सब नहीं है, क्योंकि वो सब होता नहीं है ज़्यादा. Most survivors don't develop psychiatric problems because of rape. What they need is the kind of initial response which she very well articulated. तो उस तरह वो पूरी तरह laid down है कि इस तरह का psychological first aid अस्पताल में दिया जाना चाहिए. Thank you. Thank you very much. And we'd like to take one or two questions. So there are any? Yes. मैम, वी हैड 2 केसेस जहाँ पे दोनों बच्चियों का रेप हुआ था और दोनों में डॉक्टर का ये कहना कि उनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है या रेप हुआ है ये स्पष्ट नहीं है, की वजह से दोनों केसेस वापस कोर्ट से हो गए. डॉक्टर ने बोला कि ये यूरिन इन्फेक्शन है, या जबकि वो पहले वाला जो बच्ची थी वो 6 साल की थी, उसको कॉन्टिन्यूसली 5 दिन तक ब्लीडिंग हो रहा था. और हमने उसके कपड़े सब बरामद कराया. उसके बाद उसमें रिपोर्ट में ही आ गया. बहुत मुश्किल से FIR ही दर्ज कराने में कितना मुश्किल होता है. और उसके बाद 3 महीने बाद उसमें डॉक्टर का रिपोर्ट आया कि ऐसा हुआ. और एक कभी भी हमारे पास केस आया था, उसमें भी ये हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि वो यूरिन इन्फेक्शन था उसका. बिल्कुल, मतलब गलत ही बात है, क्योंकि बर्निंग मिक्चुरेशन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस. तो मतलब उसको उस तरह से एज अ हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ही मेडिकल एविडेंस में पेश करना चाहिए था. मतलब जो मैंने कहा था 45% जो है, तो बच्चे कई बार बर्निंग मिक्चुरेशन मतलब यूरिन पास करते समय जलन हो रही है ऐसा बताते हैं, और फिर जब अस्पताल लाया जाए तो पता चला कि फिंगरिंग था या कुछ सेक्सुअल असॉल्ट था. तो ये बहुत कॉमन कॉन्सिक्वेंस है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Dr. Sir, I've got one clarification and one question. One is regarding the production of, one is regarding the victims, that when such sexual assaults takes place, usually people go to police stations. So I just wanted, because as a lawyer, what I feel that people should directly go to hospital rather than police station, and it should be the responsibility of the doctor to first provide the treatment and then
the legal formalities can be completed. So I wanted to seeking clarification on that. And there is one question, very specific question, that if an MLC of a woman is prepared and the diagram which they show is of a male person, then what action can be taken? Can there any disciplinary action can be taken against the doctor? Good question. I don't know if any I mean, it's totally, not acceptable. And so till now, they all got away because कोई national directive नहीं था. लेकिन अभी हम अगर ऐसा कहीं आपको दिखता है तो आप बोल सकते हैं कि आप मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्यों नहीं वो प्रोफार्मा फॉलो कर रहे हैं जिसमें बॉडी चार्ट्स और सब कुछ है. आप देखिए वो जो एनेक्स्चर है तो वो प्रोटोकॉल एटलीस्ट सबको दिया कल तक तो बहुत अच्छा होगा. आपका दूसरा सवाल था कि अस्पताल, अभी ये बहुत आई नो इट्स कंटेस्टेड कि ज्यादातर औरतें पुलिस स्टेशन जाती हैं या अस्पताल. पॉइंट इज वो कहीं भी जाएं उनको इमीडिएटली सुनवाई उनकी होनी चाहिए. तो अगर अस्पताल पहले जाती हैं तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना चाहिए और उसके बाद ही बाकी चीजें एक्टिवेट होंगी. तो yeah, so I mean I don't know what it's like. Our experience is that largely women come directly to the hospital if that service is made available. जब हम ऐसे दिखता है कि अस्पताल में सब पुलिस, अभी आप सफदरजंग वगैरह में जाएंगे तो they will say कि all cases come through the police because they don't take any other cases, they just send them to the police. So where is the question of them coming straight to the hospital? मैम, I have a question on, मेरा सवाल है जब बलात्कार होता है तब एक नेसेसिटी क्रिएट किया गया है कि द पर्सन उस इंसान को खुद को साफ नहीं करना चाहिए जब तक वो टेस्ट हो. तो एक मिसाल है जहां ये हुआ था और जो परपेट्रेटर था वो HIV पॉजिटिव था. आप डॉक्टर हो एंड यू नो दैट HIV कैनॉट बी प्रिवेंटेड बट देयर इज समथिंग कॉल्ड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस. नाउ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस का टाइमलाइन है 48 आवर्स मैक्सिमम. और अगर and in this particular case, when the person went to the hospital, it was a Sunday. Even the biggest MNC hospital, जो सबसे बड़ा MNC hospital था बैंगलोर में, वहाँ ड्यूटी डॉक्टर्स सभी इंटर्न्स थे. और जब उन्हें पता चला कि ये रेप केस है तो उन्होंने कहा ये मेडिको लीगल केस है, आप FIR दर्ज करवाओ. They were very panicky, काफी डर गए थे. तो उस इंसान को जाना पड़ा 3-4 जगह और 24 आवर्स बर्बाद हुए थे उसमें. एंड लेटर ऑन बाद में जब वो सीमन सैंपल फोरेंसिक एविडेंस से पता चला कि वन ऑफ द परपेट्रेटर्स इज HIV पॉजिटिव, द पर्सन वेंट थ्रू इनॉर्मस stress for 3 to 4 months during the window period. So these timelines are clashing. The post-exposure prophylaxis timeline is 48 hours. You're not supposed to. You're supposed to get it done in 48 hours. And rape requires the person to not clean, not do anything. So would you throw light? No, I wouldn't pass on any misconception कि rape हुआ तो you should not clean yourself or whatever. I'm just saying that that's a natural thing for most people to do. Because आप नहीं नहाएंगे तो evidence मिलेगा ऐसा कोई guarantee नहीं. There is no guarantee that therefore let us not propagate this, perpetuate this myth that if you face rape then don't clean yourself, just remain like that and reach the hospital. Let's not. But what your point is absolutely fine, and that's really laid down, and it's sad that it had to be actually issued in 2014 that HIV prophylaxis has to be provided. Based on a certain history, so that is to be, and these guidelines do lay down कि वो 48 hours में देना चाहिए, assessment होना चाहिए जहाँ लगे कि ये इस तरह का doubt है, because accused अगर मालूम नहीं है, see that's the thumb rule. If you don't know the accused, the thumb rule is that it should be provided. So if accused is known, then the accused can be examined. Otherwise, it is best to just give that. So these guidelines need to be strictly followed. See, that's the problem. And if other people here also may have these examples or ये violations दिल्ली में हो रहे हैं, तो मतलब बाकी states में भी हैं, तो वो तो दिक्कत है. So we need to now raise because we have some standard to compare to. All this while there was no standard. Though I am experienced for that. So whenever doctor came to know also
whether there is rape. But then why they are not giving their evidence? Whenever the victim came to know it is positive, I mean to say they are raped by someone, and whenever they ask and police, it is needed to provide the evidence at police station also. Why they are not giving? Because they are supposed to. They are absolutely legally bound to give evidence. But most of time I have experienced whenever I was too going to ask for that report and all. If there is report also they were not providing. Yes. Why they do like that? इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग और इसलिए अभी ये जो प्रोफॉर्मा है वो आप देखेंगे तो हर पेज पे लिखा है कि इसका एक कॉपी इमीडिएटली सर्वाइवर को देना है. Yes. ये जो पूरा टैंपरिंग वाला मामला है ना कि आज मैंने डॉक्टर के पास जाके कुछ कहा, उन्होंने लिखा, तो वो कॉपी मुझे आज ही मिलनी चाहिए. So now you can actually make a demand that that copy must be given to me immediately, ताकि फिर वो डॉक्टर उसमें कोई आगे कुछ टैम्पर नहीं कर पाएगा, ना हिस्ट्री में, ना पूरे इंजरीज में, कुछ भी नहीं. Yeah, I know that doctors are they supposed to give, they must provide that copy. But If they don't, I think we should complain. We really need to complain because Yeah. now there is a directive. It's a violation of a directive. After complaining also they are not giving. Still now some people are suffering from like that. Charalin can help. Thank you. Thank you for your presentation. I had a question. I was curious to know if in the long term some integrative care organization or centers can be made so that survivors don't have to go from a police station or a hospital, but they can have legal counseling and medical services in the same place. Okay, I just want to respond to this because it's also right now very topical क्योंकि मेनका गांधी is all set to set up these centers. अगर आप देखें जो अनुभव रहा है बाकी देशों में, इस तरह के जो स्टैंड अलोन क्राइसिस सेंटर्स उन्होंने शुरू किए हैं, अस्पताल में भी स्टैंड अलोन है कि अलग वार्ड है, पुलिस फुल टाइम 24/7 पुलिस है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से देना, जहां दिया गया है वहां औरतें नहीं जा रही हैं. आप मलेशिया देखिए, थाईलैंड देखिए, व्हाट हैज वर्कड इज कि जो ये सर्विसेज इंटीग्रेटेड है, माने वहां पे सारी जो सुविधाएं हैं वो मिले, उसके बाद रेफरल हो बाकी सिस्टम्स के साथ. तो अगर अस्पताल में पुलिस में 24/7 की जरूरत नहीं है, केस आता है तो पुलिस कैन कम फॉर एन FIR व्हेन द हॉस्पिटल कॉल्स द पर्सन. क्योंकि इस तरह से जब आप अस्पताल में आई हुई औरत को बोलते हैं कि अगर आप पर अत्याचार हुआ है, अभी आप इस सेंटर में जाइए, तो इट इज स्टिग्मेटाइजिंग बिकॉज इट्स कंप्लीटली इन आइसोलेशन. तो वो इट हैज नॉट वर्क एल्सवेयर. Due to time constraints, we are not able to take more questions. One last question that we can take. हेलो मैम, मैं रिचा हूँ, लखनऊ हमसफर से आई हूँ. अभी जो हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट के कुछ केसेस थे जिसमें हम साथ में गए थे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए. तो लखनऊ में एक प्रैक्टिस डॉक्टर बहुत अपना रहे थे कि वो लोग जो है फैमिली से एक एफिडेविट मांग रहे हैं मेडिकल करने के लिए, और मतलब डॉक्टर्स बात करने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ कोई मिलता ही नहीं जिससे बात की जाए, और मजबूरी में कि फैमिलीज को देना पड़ रहा है. पूरी तरह से मतलब कोई ये जो गाइडलाइंस है इसमें मिनिस्ट्री ने कहा है कि 12 से ऊपर जो लड़कियां हैं वो खुद कंसेंट दे सकती है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, पेरेंट्स की जरूरत नहीं है. 12 से 18 बिल्कुल क्लियर है, उस पर लीगल ओपिनियन है सोलिसिटर जनरल का, तो वो बहुत क्लियर है कि 12 से 18 मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए किसी और का कंसेंट की जरूरत नहीं है, डिस्पाइट पॉक्सो. बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है. मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि क्या अगर 72 आवर्स के विद इन वुमेन पहुंचती है तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देने के लिए कुछ गाइडलाइन में लिखा है क्या? हाँ जी, लिखा है. और महाराष्ट्र में अभी मैं गई थी मेडिकल अबॉर्शन के ऊपर फैक्ट फाइंडिंग करने, तो वहाँ जो केमिस्ट है वो कह रहे थे कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना जैसे मेडिकल अबॉर्शन पिल्स नहीं मिलेंगी. तो बहुत सारा कंफ्यूजन वहाँ ये भी है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी नहीं मिलेगा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. तो ऐसा भी कुछ क्लैरिफिकेशन है क्या इसमें, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ चल रहा है. नहीं, इसमें क्लियर है कि इसी जो लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हैं कि हर अस्पताल में होनी चाहिए विच एवर इज एग्जामिनिंग सेक्सुअल वायलेंस, वो लिस्ट पूरी तरह से है, उसमें इसी है.
a very